रक्त से सनी हल्दी घाटी की वो पीली धरती, जहां हर कतरा चीख चीख कर एक ऐसे संघर्ष की कहानी कहता है जो सिर्फ दो सेनाओं का युद्ध नहीं था। वो कहानी थी स्वाभिमान की, स्वतंत्रता की और एक ऐसे योद्धा की अदम्य इच्छा शक्ति की जिसने मृत्यु के सामने भी शीश झुकाने से इनकार कर दिया था। उस दिन अरावली की वादियां सिर्फ तलवारों की झंकार नहीं सुन रही थी, बल्कि वो सुन रही थी एक ऐसे राष्ट्रप्रेम की गाथा जो सदियों तक अमर हो गई। इतिहास के पन्नों में दर्ज कई युद्धों में से एक ऐसा युद्ध भी है जिसे महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे भीषण, सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। एक ऐसा युद्ध जिसने न केवल उनकी वीरता को परिभाषित किया, बल्कि भारत के इतिहास की दिशा को भी एक नया मोड़ दिया। आज हम उस युद्ध की गहराइयों में उतरेंगे, जहां हर क्षण एक नई चुनौती थी, हर सांस एक नई प्रतिज्ञा। हम बात कर रहे हैं उस महासंग्राम की, जिसने एक छोटे से राज्य के स्वाभिमान को उस समय की सबसे शक्तिशाली सल्तनत के अहंकार से टकरा दिया था। यह सिर्फ एक सेनापति और एक राजा के बीच का टकराव नहीं था, यह दो विचारधाराओं का संघर्ष था। एक तरफ साम्राज्यवादी विस्तार की अदम्य भूख, तो दूसरी तरफ अपनी मातृभूमि की एक इंच जमीन भी किसी कीमत पर न त्यागने का अटल निश्चय। महाराणा प्रताप, मेवाड़ के वो सपूत जिन्होंने अपनी आन, बान और शान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। उनका जीवन ही संघर्ष का पर्याय था और हल्दी घाटी का युद्ध उसी संघर्ष का चरमोत्कर्ष। मुगल बादशाह अकबर का साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। भारत का लगभग पूरा उत्तरी हिस्सा उनके अधीन आ चुका था। कई राजपूत रियासतें मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुकी थीं। कुछ ने तो वैवाहिक संबंध तक स्थापित कर लिए थे। लेकिन मेवाड़, सूर्यवंशी सिसोदिया वंश का वो गौरवशाली राज्य अभी भी अपनी स्वतंत्रता का परचम लहरा रहा था। महाराणा प्रताप, राणा सांगा के पोते और उदय सिंह द्वितीय के पुत्र, ने जन्म से ही संघर्षों को देखा था। जब वे सिंहासन पर बैठे, तब मेवाड़ की स्थिति डामाडोल थी। चित्तौड़, उनकी पैतृक राजधानी, अकबर के कब्जे में थी। लेकिन प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक चित्तौड़ आजाद नहीं होता, वे पत्तल पर भोजन करेंगे, जमीन पर सोएंगे और दाढ़ी नहीं बनाएंगे। यह प्रतिज्ञा सिर्फ उनकी व्यक्तिगत नहीं थी, यह मेवाड़ के हर नागरिक की आत्मा में बसी थी। अकबर ने कई बार प्रताप को समझाने, संधि करने और अधीनता स्वीकार करने के लिए अपने दूत भेजे। मानसिंह को भी भेजा गया, जिसने स्वयं प्रताप के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि प्रताप ने मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूतों के साथ भोजन करने से मना कर दिया था। यह अपमान मानसिंह को भीतर तक चुभ गया था। अकबर के लिए यह अब सिर्फ एक राजनीतिक मसला नहीं था, यह उसके साम्राज्यवादी गौरव पर एक व्यक्तिगत चुनौती बन चुका था। उसने ठान लिया था कि मेवाड़ को झुकाया जाएगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इसी दृढ़ संकल्प के साथ उसने मेवाड़ के खिलाफ एक विशाल सैन्य अभियान की योजना बनाई। यह अभियान किसी और को नहीं, बल्कि उसके सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक, आमेर के राजा मानसिंह प्रथम को सौंपा गया। और यही निर्णय इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक, हल्दी घाटी के युद्ध की नींव बना। अध्याय 1, युद्ध की पृष्ठभूमि और तैयारी। मुगल बादशाह अकबर के साम्राज्य की महत्वाकांक्षाएं लगातार बढ़ रही थी। उसकी आंखों में पूरे हिंदुस्तान को एक छत्र शासन के अधीन लाने का सपना था। कई राजपूत राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, कुछ ने तो उससे रिश्तेदारी भी जोड़ ली थी। लेकिन एक राज्य ऐसा था जो उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था, मेवाड़। मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने किसी भी कीमत पर अकबर की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था। अकबर ने कई बार शांतिपूर्ण तरीके से प्रताप को समझाने की कोशिश की,
उसने अपने सबसे विश्वस्त दूत भेजे, जिनमें राजा मानसिंह भी शामिल थे। लेकिन प्रताप अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहे, मातृभूमि की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं। मानसिंह के साथ हुई एक मुलाकात में जब प्रताप ने मानसिंह के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मानसिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो यह अपमान मानसिंह को बहुत गहरा लगा। इस घटना ने अकबर के क्रोध को और भड़का दिया। अब यह सिर्फ राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई नहीं थी, यह अकबर के साम्राज्यवादी गौरव और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का भी प्रश्न बन गया था। उसने ठान लिया था कि प्रताप को शक्ति से ही झुकाया जाएगा। अकबर ने एक विशाल सैन्य अभियान की तैयारी शुरू कर दी। यह सिर्फ एक छोटी-मोटी मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि मेवाड़ को पूरी तरह से कुचलने का एक सुनियोजित प्रयास था। मुगल सेना का मुख्य पड़ाव अजमेर में बनाया गया, जहां से युद्ध की रणनीति तैयार की जानी थी। इस सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह प्रथम को सौंपा गया, जो स्वयं एक कुशल योद्धा और अनुभवी सेनापति थे। उनके साथ और भी कई प्रमुख मुगल सेनापति थे, जिनमें आसफ खान प्रथम, गाजी खान बदख्शी, जगन्नाथ कछवाहा और माधव सिंह जैसे योद्धा शामिल थे। इस मुगल सेना की संख्या को लेकर इतिहासकारों में भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन अनुमान है कि यह 80,000 से लेकर 1,00,000 सैनिकों तक की विशाल सेना थी। इसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, तोपखाना और विशालकाय युद्ध हाथी शामिल थे। यह सेना केवल मुगल सैनिकों से ही नहीं बनी थी, बल्कि इसमें मुगल सल्तनत के अधीन कई राजपूत राजाओं की सेनाएं, अफगान, तुर्क और उज़्बेक लड़ाके भी शामिल थे। मार्च 1576 में यह विशाल सेना अजमेर से रवाना हुई, जिसका लक्ष्य था मेवाड़ की भूमि पर कब्जा करना और महाराणा प्रताप को बंदी बनाना या मार गिराना। वे धीरे धीरे मंडलगढ़ की ओर बढ़े, जहां उन्होंने लगभग 2 महीने तक डेरा डाला और अपनी अंतिम रणनीतियों को अंतिम रूप दिया। फिर गोकुंदा की ओर बढ़ते हुए वे उस घाटी के करीब आ पहुंचे, जिसे इतिहास हल्दी घाटी के नाम से जानता है। दूसरी ओर महाराणा प्रताप मुगलों की तैयारियों से अनभिज्ञ नहीं थे। उन्हें पता था कि एक बड़ा युद्ध अवश्यंभावी है। उनकी सेना मुगल सेना के मुकाबले बहुत छोटी थी। अनुमानतः प्रताप के पास लगभग 20,000 से 22,000 सैनिक थे, जिनमें से अधिकांश राजपूत योद्धा और भील सैनिक थे। लेकिन प्रताप का मनोबल चट्टान की तरह अडिग था। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अरावली के भील आदिवासियों का समर्थन हासिल किया, जो अपनी धनुर्विद्या और पहाड़ी युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। इन भीलों ने प्रताप के लिए एक अमूल्य संसाधन का काम किया। प्रताप की सेना में भी कई वीर योद्धा थे, जिनमें अफगान सरदार हकीम खान सूर प्रमुख थे। हकीम खान सूर एक मुसलमान होने के बावजूद अपनी मातृभूमि के लिए प्रताप के साथ खड़े थे, जो धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। उनके अलावा ग्वालियर के राजा राम सिंह तंवर, झाला मान सिंह, बड़ी सादड़ी के और उनके विश्वासपात्र मंत्री भामाशाह भी प्रताप की सेना के प्रमुख स्तंभ थे। प्रताप ने अपनी रणनीति बहुत सोच समझकर बनाई थी। उन्हें पता था कि खुली जमीन पर विशाल मुगल सेना का सामना करना आत्मघाती होगा। इसलिए उन्होंने हल्दी घाटी के संकरे दर्रे को युद्ध के मैदान के रूप में चुना। यह दर्रा अपनी पीली मिट्टी के कारण हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता था। इसकी भौगोलिक स्थिति प्रताप के लिए फायदेमंद थी। संकरा रास्ता, दोनों ओर ऊंची पहाड़ियां और बनस नदी का बहाव। यह इलाका मुगल सेना की संख्यात्मक श्रेष्ठता को बेअसर कर सकता था, क्योंकि एक बार में केवल सीमित संख्या में सैनिक ही इसमें प्रवेश कर सकते थे। प्रताप ने अपनी सेना को कुंभलगढ़ से लोहसिंग गांव की ओर बढ़ाया, जो हल्दी घाटी के करीब था। यहाँ उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और मुगल सेना के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे।
दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां अपने चरम पर थी। एक तरफ विशाल, सुसज्जित मुगल सेना थी, जो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उत्सुक थी। दूसरी तरफ सीमित संसाधनों वाली मेवाड़ की सेना थी, जो अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए मरने मिटने को तैयार थी। हवा में तनाव घुला हुआ था। हर सैनिक जानता था कि यह युद्ध उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होने वाला है। प्रार्थनाएं हो रही थी, युद्ध घोष गूंज रहे थे, और हर योद्धा के दिल में अपनी अपनी प्रतिज्ञाएं धड़क रही थी। नियति ने दोनों सेनाओं को हल्दी घाटी के उस संकरे दर्रे में खींच लिया था, जहां इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जाना था। अध्याय 2, हल्दी घाटी का युद्ध, पहला प्रहार। सुबह का सूरज अरावली की चोटियों से झांक रहा था, जब हल्दी घाटी की पीली धरती पर इतिहास के सबसे भीषण संघर्षों में से एक का सूत्रपात हुआ। यह घाटी अपने नाम के अनुरूप पीली मिट्टी से ढकी हुई थी, जो आज भी उस दिन के रक्त रंजित इतिहास की गवाही देती प्रतीत होती है। दर्रा इतना संकरा था कि एक साथ कई सैनिक मुश्किल से गुजर पाते थे। दोनों ओर ऊंची पहाड़ियां थीं, जिन पर घने जंगल थे। इस भौगोलिक स्थिति ने महाराणा प्रताप को एक सामरिक लाभ प्रदान किया था, क्योंकि मुगलों की विशाल सेना अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता का पूरा लाभ नहीं उठा सकती थी। मुगल सेना अपनी विशालता के बावजूद इस संकरे इलाके में अपनी पूरी शक्ति के साथ तैनात होने में संघर्ष कर रही थी। उन्होंने अपनी सेना को कई हिस्सों में बांटा था। सबसे आगे हाथियों का दस्ता था, उसके पीछे हरावल, अग्रिम पंक्ति थी जिसका नेतृत्व आसफ खान और गाजी खान कर रहे थे। इसके बाद राजा मानसिंह के नेतृत्व में मुख्य सेना थी, और फिर जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में एक आरक्षित टुकड़ी। मुगलों का उद्देश्य था इस संकरे दर्रे से होते हुए मेवाड़ की मुख्य सेना को कुचलना और प्रताप को बंदी बनाना। दूसरी ओर महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को बहुत ही रणनीतिक तरीके से तैनात किया था। उन्होंने अपनी सेना को 3 मुख्य भागों में बांटा था। अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व हकीम खान सूर कर रहे थे, जिनके साथ राम सिंह तंवर और अन्य राजपूत योद्धा थे। पहाड़ी दर्रों और जंगलों में भील धनुर्धर तैनात थे, जो मुगल सेना पर तीरों की वर्षा करने के लिए तैयार थे। महाराणा प्रताप स्वयं अपनी सेना के केंद्र में थे, अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर, अपनी शाही ध्वजा के साथ। उनके साथ झाला मान सिंह और अन्य विश्वासपात्र योद्धा थे। प्रताप की रणनीति स्पष्ट थी, मुगलों को संकरे दर्रे में खींचना और फिर उन पर अचानक तीव्र प्रहार करना। जैसे ही सूर्य की किरणें घाटी में फैली, युद्ध का बिगुल बज उठा। मुगल सेना की ओर से अल्लाहू अकबर और मेवाड़ की ओर से जय एकलिंगजी तथा हर हर महादेव के युद्ध घोष गूंज उठे। ढोल और नगाड़ों की गड़गड़ाहट ने वातावरण में एक अजीब सा कंपन पैदा कर दिया। महाराणा प्रताप ने किसी भी देरी का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। हकीम खान सूर के नेतृत्व में मेवाड़ की अग्रिम पंक्ति एक तूफानी वेग से मुगल सेना पर टूट पड़ी। यह पहला प्रहार इतना भयंकर और अप्रत्याशित था कि मुगल सेना की अग्रिम पंक्तियों में भगदड़ मच गई। मेवाड़ के सैनिकों ने पूरी शक्ति और जुनून के साथ मुगलों पर हमला किया। तलवारें हवा में लहराईं, ढालों से टकराने की आवाजें, घोड़ों की टापें और घायल सैनिकों की चीखें घाटी में गूंजने लगी। भील धनुर्धरों ने पहाड़ियों से मुगल सैनिकों पर तीरों की वर्षा शुरू कर दी, जिससे उनकी पंक्तियों में और भी अधिक अव्यवस्था फैल गई। मुगल सेना, जो अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता के गुरूर में थी, इस अप्रत्याशित और तीव्र आक्रमण से हतप्रभ रह गई। उनके कई सैनिक युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। आसफ खान को अपनी सेना को रोकने और फिर से संगठित करने में भारी मशक्कत करनी पड़ी।
हकीम खान सूर ने अपनी तलवार के दम पर मुगल सेना में कोहराम मचा दिया था। उनकी वीरता और नेतृत्व ने मेवाड़ के सैनिकों में एक नया जोश भर दिया था। वे मुगलों को पीछे धकेलते जा रहे थे, उनके हाथियों और घुड़सवारों को ध्वस्त करते हुए। इस शुरुआती सफलता ने मेवाड़ की सेना का मनोबल आसमान पर पहुंचा दिया था। मुगल सेना की अग्रिम पंक्तियों को भारी नुकसान हुआ था और ऐसा लग रहा था कि प्रताप की रणनीति सफल हो रही है। मुगल सेना की विशालता अब उनकी कमजोरी बन गई थी, क्योंकि वे इस संकरे इलाके में अपनी संख्या का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे थे। युद्ध का पहला चरण पूरी तरह से मेवाड़ के पक्ष में था और मुगल सेना को समझ नहीं आ रहा था कि इस तीव्र और भयंकर आक्रमण का सामना कैसे किया जाए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। युद्ध अभी अपने चरम पर पहुंचना बाकी था, जहां महाराणा प्रताप स्वयं अपनी वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने वाले थे। अध्याय 3 महाराणा प्रताप का शौर्य और चेतक की वीरता। युद्ध का पहला प्रहार मेवाड़ की ओर से अत्यंत सफल रहा था। मुगल सेना की अग्रिम पंक्तियों में भगदड़ मची हुई थी। इसी क्षण महाराणा प्रताप स्वयं युद्ध के केंद्र में आ गए। अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार, उन्होंने अपनी तलवारें लहराते हुए मुगल सैनिकों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। प्रताप का उद्देश्य स्पष्ट था, मुगल सेना के सेनापति राजा मानसिंह को निशाना बनाना। वे जानते थे कि यदि मानसिंह को मार गिराया गया तो मुगल सेना का मनोबल टूट जाएगा और युद्ध का पासा पलट जाएगा। महाराणा प्रताप एक कुशल योद्धा थे और उनकी दोहरी तलवार चलाने की तकनीक युद्ध के मैदान में उन्हें अद्वितीय बनाती थी। वे एक ही समय में दोनों हाथों से तलवार चलाकर दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। उनकी आंखें मानसिंह को खोज रही थी, जो एक विशालकाय हाथी पर सवार होकर युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। प्रताप ने अपनी पूरी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। उनके आसपास मुगल सैनिक गिरते जा रहे थे, लेकिन प्रताप का मार्ग कोई नहीं रोक पा रहा था। और फिर आया वो क्षण जो हल्दी घाटी के युद्ध का सबसे प्रतिष्ठित और अविस्मरणीय पल बन गया। प्रताप ने मानसिंह के हाथी की ओर तीव्र गति से चेतक को बढ़ाया। चेतक, एक अद्भुत और वफादार घोड़ा, अपने स्वामी के इशारे को समझ गया। उसने अपने अगले पैरों को हवा में उठाया और एक अविश्वसनीय छलांग लगाई, सीधे मानसिंह के हाथी के मस्तक पर। यह एक ऐसा कारनामा था जो युद्ध के इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो। चेतक का यह साहसिक कार्य न केवल उसकी अद्भुत शक्ति और प्रशिक्षण का प्रमाण था, बल्कि प्रताप के प्रति उसकी असीम वफादारी का भी प्रतीक था। हाथी के मस्तक पर पहुंचते ही प्रताप ने अपनी तलवार से मानसिंह पर सीधा प्रहार किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मानसिंह ने फुर्ती से झुककर अपने हौदे, हाथी पर बैठने का स्थान में छिपकर खुद को बचा लिया। तलवार का वार मानसिंह के महावत को लगा और वह मौके पर ही ढेर हो गया। हाथी बिना महावत के बेकाबू होने लगा। प्रताप ने तुरंत दूसरी तलवार से हाथी की सूंड पर प्रहार किया, जिससे हाथी घायल होकर पीछे हट गया। लेकिन इस भीषण युद्ध में चेतक के पिछले पैर में हाथी के सूंड में बंधी तलवार से या किसी अन्य प्रहार से एक गहरा घाव हो गया था। रक्तस्राव शुरू हो गया, लेकिन चेतक ने अपने स्वामी को निराश नहीं किया। प्रताप और चेतक के इस अद्भुत पराक्रम ने मुगल सेना में क्षणिक भय और अव्यवस्था फैला दी। मुगल सैनिक प्रताप को चारों ओर से घेरने लगे। उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा था। कई मुगल सैनिक एक साथ प्रताप पर हमला कर रहे थे, लेकिन प्रताप ने अपनी असाधारण वीरता से उनका सामना किया। उनके अंगरक्षकों ने भी अपनी जान की बाजी लगाकर प्रताप की रक्षा की। इस दौरान प्रताप ने कई मुगल सेनापतियों और योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। युद्ध का मैदान अब एक विशाल कसाईखाने में बदल चुका था।
रक्त की नदियां बह रही थी और हर तरफ से तलवारों की झंकार और घायल सैनिकों की कराहें सुनाई पड़ रही थी। प्रताप का पराक्रम अद्वितीय था, लेकिन मुगल सेना की संख्या इतनी विशाल थी कि वे लगातार नए सैनिक युद्ध में झोंकते जा रहे थे। चेतक का घाव गहरा होता जा रहा था और वह लगातार रक्त खो रहा था। वह दर्द में था, लेकिन फिर भी अपने स्वामी को युद्ध के मैदान में संभाले हुए था। हालांकि प्रताप ने व्यक्तिगत तौर पर मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी और उनके मन में भय पैदा कर दिया था, लेकिन युद्ध का पल्ला धीरे धीरे मुगलों की ओर झुकने लगा था। मेवाड़ के सैनिक अपनी सीमित संख्या के बावजूद बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन वे लगातार कम होते जा रहे थे। मुगलों के पास ताज़ी सेनाएं थीं और वे लगातार दबाव बनाए हुए थे। प्रताप का शौर्य और चेतक की वीरता ने इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ दी थी, लेकिन अब समय आ गया था कि इस भीषण युद्ध के अगले अध्याय की शुरुआत हो, जहां बलिदान और विषम परिस्थितियां प्रताप के सामने खड़ी थीं। अध्याय 4 विषम परिस्थितियां और अद्वितीय बलिदान। हल्दी घाटी का युद्ध अब अपने चरम पर था। महाराणा प्रताप का शौर्य और चेतक का पराक्रम मुगल सेना के लिए एक चुनौती बना हुआ था, लेकिन मुगलों की संख्यात्मक श्रेष्ठता धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखा रही थी। युद्ध के मैदान में मुगल सेना की ताज़ी टुकड़ियां लगातार आ रही थी, जिनमें जगन्नाथ कछवाहा और गाजी खान के नेतृत्व में आरक्षित बल शामिल थे। इन ताज़ी सेनाओं के आगमन ने युद्ध का पासा पूरी तरह से मुगलों के पक्ष में मोड़ दिया। मेवाड़ के सैनिक, जो सुबह से ही भीषण युद्ध लड़ रहे थे, अब थकने लगे थे और उनकी संख्या भी तेजी से घट रही थी। हल्दी घाटी की पीली मिट्टी अब खून से लाल हो चुकी थी। हर तरफ लाशों के ढेर लगे थे। तलवारों और भालों की खनक, घोड़ों की चीखें और घायल सैनिकों की कराहें घाटी में गूंज रही थी।